जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज से हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं और आज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम आपको सिखाएंगे इट इज AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसकी भी एक और हम डिटेल्ड सेशन लेंगे आपके साथ में कि एग्जैक्टली ये क्या है, इसकी क्या रेलेवेंस है, ईच एंड एवरीथिंग। बट इन शॉर्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे गाइडलाइंस हैं जो कि इशू किए गए हैं बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं और इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंपनीज को मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ता है, एज वेल एज हम लोग जब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ऑडिट करते हैं तो जिस भी तरह की ऑडिट कर रहे हो, अगर हम अकाउंटिंग को चेक कर रहे हैं तो हम लोग चेक करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया। तो हमें अपने ऑडिटिंग फंक्शन के दौरान भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की फॉलोइंग को चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, वो जैसे चाहे वैसे अपनी अकाउंटिंग करे, ऐसा नहीं है कि हर किसी के ऊपर ये लॉ अप्लाई करता है, बट हाँ कई जगहों पे ये लॉ अप्लाई करता है। जैसे हमने आपको कंपनीज के लिए कहा कि कंपनीज को मैंडेटरीली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसने तैयार किया है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तैयार किए गए हैं बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ICAI की बॉडी ने इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को तैयार किया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ में ही IND-AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आ रहे हैं। ये क्या है, इनका क्या रेलेवेंस है, ये सब अगेन हम लोग आगे जाके एक थ्योरेटिकल सेशन में सीखते हैं। बट फिलहाल जो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमको सीखने हैं वो वही पुराने सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि शायद आपने 11वीं या 12वीं में भी सुना होगा। ठीक है, AS 1, 2, 3। तो आज हम लोग जो AS पढ़ रहे हैं, जैसे AS 3 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज हम लोग जो AS पढ़ रहे हैं वो है AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। चलिए स्टार्ट किया जाए। रेडी हो? हम लोग AS से जुड़े हुए नोट्स लिखा करेंगे, तो मेक श्योर कि आप भी उन नोट्स को अच्छे से प्रॉपरली नोट डाउन करें। AS फॉर CA इंटरमीडिएट अगर बात करें तो फिर वो 20 नंबर का एक सवाल आता है। एक सवाल नहीं, 4 सवाल रहते हैं। जो पहला सवाल रहता है आपके CA इंटर के पेपर के अंदर में, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, उस 20 नंबर के अंदर में 5 नंबर के 4 सवाल होते हैं। ठीक है, तो वो आपको प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंगली। आइए फटाफट देखते हैं, ध्यान से समझते हैं इसको। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन्वेंट्री होती क्या है, क्योंकि ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से डील करता है। तो आखिर इन्वेंट्री होती क्या है और कौन कौन सी इन्वेंट्री से ये डील करेगा। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो क्या ये मेरी इन्वेंट्री है? एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट बताओ हमारी इन्वेंट्री क्या होती होगी? अगर हम बुक्स सेल करते हैं तो बुक्स, नोट्स, ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। फिर उसके बाद एज अ ट्रेडर, अगर कोई एक ट्रेडर है तो उसके लिए इन्वेंट्री हो सकती है, गुड्स हो सकते हैं उसके। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेंट्री क्या हो सकती है? एक मैन्युफैक्चरर के पास में 3 प्रकार की इन्वेंट्री रहती है, एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस और फिर फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। हम सेल करते हैं बिस्किट्स बना करके, तो आटा पड़ा हुआ है, चीनी पड़ा हुआ है, मैदा पड़ा हुआ है, ये सब पड़ा हुआ है, दैट इज रॉ मटेरियल। गुंदा हुआ आटा, गुंदी हुई चीनी नहीं होती है। ठीक है, हाफ बेक्ड बिस्किट्स या बेक्ड बिस्किट्स बट नॉट पैक्ड बिस्किट्स, डू नॉट इमेजिन प्लीज। हाँ, तो वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश्ड इसको कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। और पूरा एकदम पैक किया हुआ बढ़िया एकदम बेक्ड चॉकलेट बिस्किट्स हैं अगर, तो वो क्या है? फिनिश्ड गुड्स है। ठीक है, तो AS2 क्या तीनों के बारे में डील करता है? हाँ। अच्छा ये बताओ, अगर कुछ छुटपुट सामान है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, ठीक है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या होता है सर? जैसे कई बार मान लो हमारे पास में छोटी मोटी मशीनरी है, ठीक है, जैसे छोटे मोटे रिपेयर टूल्स हो गए, बाकी कुछ चीजें हो गई, तो उनको एग्जैक्टली फिक्स्ड एसेट्स में इंक्लूड करना सही नहीं लगता है ना। हम कहते हैं कि ये कुछ ऐसे गुड्स हैं विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कुछ ऐसे गुड्स विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो उनको एग्जैक्टली फिक्स्ड एसेट्स में इंक्लूड करना। अब सोचो ना, हम फिक्स्ड एसेट के अंदर में लिख रहे हैं हमारे पास में पिच का स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, हमारे पास में
और छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स हैं, ठीक है। हमारे पास में ऑयल है विच इज यूज्ड फॉर ग्रीजिंग, ग्रीजिंग वगैरह के लिए लगता है। और हमारे पास में कुछ मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स हैं, वो सब साल 2 साल चलते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। दे आर यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसी छोटी मोटी चीजों को क्या हम लोग फिक्स्ड एसेट में इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं। अब ये टिकता तो है कुछ समय तक, क्योंकि मान लो हमारे पास में ऑयल एंड ग्रीस पड़ा हुआ है 10,000 रुपए का, हो सकता है कि 6,000 रुपए का इस्तेमाल हो, 4,000 रुपए का न इस्तेमाल हो। तो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट भी कहना सही नहीं कि हम कह दें कि आज इस्तेमाल किया तो पूरा का पूरा खत्म। वो कुछ अभी इस्तेमाल होगा, कुछ बाद में भी इस्तेमाल होगा। तो क्या किया जा सकता है, उसको भी हम लोग इन्वेंट्री के अंदर में इंक्लूड करते हैं। क्या क्या इंक्लूड होता है इन्वेंट्री के अंदर में? AS2 के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री की क्या डेफिनेशन है? क्योंकि अभी तक हम लोग इन्वेंट्री पढ़ते थे, गुड्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल आर कॉल्ड एज इन्वेंट्री, बट दैट इज स्टॉक। दैट इज क्या? स्टॉक। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली इन्वेंट्री, आइए देखते हैं। दिस डेफिनेशन इज एज पर AS2। क्या डेफिनेशन है? द डेफिनेशन इज इन्वेंट्री आर एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देखो, रीसेल के पर्पस के लिए हम कुछ भी रख सकते हैं, रीसेल के पर्पस के लिए हम इन्वेस्टमेंट्स भी खरीद सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इन्वेंट्री रिफर्स टू असेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, या फिर फॉर कंजम्पशन इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, या फॉर कंजम्पशन in production of goods or services for sale, including maintenance, supplies and consumables other than machinery, spares, servicing equipments and standby equipments, meeting the definition of PPE, property, plant and equipment। यानी अगर कोई ऐसी चीज है जो कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, देखो हम लोग पहले जिसको कहते थे फिक्स्ड एसेट, आजकल हम उसे नाम फिक्स्ड एसेट न देकर के नाम देते हैं PPE, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो कि फिक्स्ड एसेट यानी वो पीपीई वाली डेफिनेशन को मीट कर रहा है, तो वो इन्वेंट्री में कहां आएगा? तो या तो वो फिक्स्ड एसेट होगा यानी पीपीई वाले में चला जाएगा, या तो फिर वो किस में आ जाएगा? इन्वेंट्री के अंदर में। तो ये कहा गया कि मशीनरी स्पेयर्स, सर आप तो कह रहे थे AS2 में भी आता है, हाँ, मशीनरी स्पेयर, सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, अगर ये पीपीई की डेफिनेशन मीट कर रहे हैं तो नहीं आएंगे, अदरवाइज ये भी किस में आ जाएंगे? इन्वेंट्री के अंदर में, AS2 के अंदर में। तो क्या क्या है? इन्वेंट्री रिफर्स टू, कम ऑन साथ साथ में, एसेट्स हेल्ड एज या हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, यानी उस सेल के अंदर में प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो जाएंगे। हम बनाते हैं पिज्जा, और पिज्जा का हमारे पास में पड़ा हुआ है आटा, ब्रेड्स, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास में पड़ी हुई है, उसका चीज वगैरह हमारे पास में पड़ा हुआ है, तो इन दैट केस वो सब किस में आएगा? इन्वेंट्री। इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन या फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज फॉर सेल, यानी वो कंज्यूम हो जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज फॉर सेल, या इंक्लूडिंग, इट ऑल्सो इंक्लूड्स मेंटेनेंस, सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स। लेकिन वो मशीनरी, स्पेयर्स या सर्विसिंग इक्विपमेंट या स्टैंड बाय इक्विपमेंट जो कि डेफिनेशन ऑफ पीपी मीट कर रहे हैं, वो इसके अंदर में इंक्लूड नहीं होंगे। आइए लिखते हैं फटाफट, कम ऑन। AS2 की डेफिनेशन, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की क्या डेफिनेशन है? इट रेफर्स टू assets held for resale in the ordinary course of business। पहला, दूसरा, used in the held for sale in the ordinary course of
business used in production process for such sale. ठीक है, और तीसरा क्या था? कंज्यूम्ड इन द, अच्छा ऊपर सेकंड और थर्ड के अंदर में आप अंदर समझ पा रहे हो, ये यूज किया जाता है उसके लिए, ये उस चीज के लिए यूज, इसके अंदर में छोटे मोटे आपके टूल्स वगैरह भी आ सकते हैं, ये उसमें यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे जैसे सिर्फ रॉ मटेरियल भी आ गया, और जैसे इसको समझो, रॉ मटेरियल तो कंज्यूम हो गया एक तरीके से, ठीक है, कंज्यूम भी हो गया, यूज भी किया जा रहा है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल हम अपने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के दौरान, अपने सर्विस प्रोवाइड करने के दौरान, इसके अंदर में बहुत ढेर सारी बैटरीज वगैरह लगती है, या ये पेन जो है वो 5-6 महीने के बाद बेकार हो जाती है। अब ये पीपी की डेफिनेशन में भी नहीं आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का लास्टिंग इसका लाइफ नहीं है। अब हमारे पास में ऐसे पेन्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, ठीक है, या कंज्यूम्ड। अब हम नेक्स्ट आएंगे कंज्यूम, जैसे हमारा रॉ मटेरियल है वो एग्जैक्टली क्या हो जाता है, उसी चीज में कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। अब जैसे इसको आप समझो, हमारे पास में प्लेट्स होती हैं मान लो, ठीक है, हम प्रिंटिंग करते हैं, प्लेट्स आती है, तो प्रिंटिंग के लिए प्लेट बनती है, प्लेट से छपाई होता है, दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सच सेल, यस और नो, या कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे वर्ड है यूज्ड और यहां पे वर्ड है कंज्यूम्ड, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल। तीन पॉइंट्स से तीनों इंक्लूड किया हम लोगों ने। हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लिख दिया, यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फॉर सच सेल, या फिर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल। इट इंक्लूड्स क्या क्या, मेंटेनेंस, सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स। नेक्स्ट लाइन से लिख देना, मेंटेनेंस की स्पेलिंग हमने सही नहीं लिखी, मेंटेनेंस की स्पेलिंग ये हुई, पहले सही लिखे थे क्या, पहले ही सही लिखा, अभी सही है, इट इंक्लूड्स मेंटेनेंस सप्लाईज, और क्या क्या था, कंज्यूमेबल्स एंड कंज्यूमेबल्स कर लो, फुल स्टॉप। इट डज नॉट इंक्लूड क्या चीजें, मशीनरी स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी स्पेयर्स और सर्विसिंग इक्विपमेंट्स और स्टैंड बाय इक्विपमेंट, और स्टैंड बाय इंक्लूड इक्विपमेंट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ क्या, इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ
चलिए आगे। नेक्स्ट अब इसके बाद आगे समझिएगा, आगे समझिएगा ध्यान से। हम लोग कहते हैं कि इन्वेंट्री के अंदर में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, क्योंकि देखो इन्वेंट्री में बहुत सी चीजें इंक्लूड होती हैं बट उसको AS2 के अंदर में ट्रीट नहीं करते। जैसे मान लो हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है लेकिन बिल्डिंग्स अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके अंदर में हम लोग AS2 अप्लाई नहीं करते हैं। उसके लिए हम लोगों के पास में एक अलग AS है विच इज AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। वैसे ही लाइफ स्टॉक के लिए हमारे पास में एक अलग AS होता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें जिनके लिए एक सेपरेट हमारे पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। तो जहां पे कोई स्पेसिफिक, जैसे मान लो हम इन्वेस्टमेंट्स खरीदते बेचते हैं, हमारा काम है इन्वेस्टमेंट्स खरीदना बेचना, तो इन्वेस्टमेंट अगर हमारे पास में पड़ा हुआ है तो वो भी एक तरीके से इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। बट अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये भी AS2 के स्कोप के अंदर में इंक्लूड नहीं होते हैं। आप समझ रहे हो इस बात को? तो AS2 के अंदर में बहुत सी चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, वो चीजें इंक्लूड नहीं होती जिनके लिए एक दूसरा स्पेसिफिक AS बना हुआ है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको AS2 के अंदर में इंक्लूड नहीं किया जाता है, आइए ये समझते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, वो वर्क इन प्रोग्रेस जो कि अराइज करता है अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ पार्ट कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बीइंग कवर्ड अंडर वेयर AS7। इन्वेंट्री हेल्ड फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन, उसको भी हम लोग किसके अंदर में वैल्यू करेंगे। अच्छा एक सेकेंड ध्यान सुनना, यहां पे AS7 के अंदर में कहा गया कि जो हमारा बिल्डिंग वगैरह है वो किसके हिसाब से वैल्यू होगा, AS7 के हिसाब से। लेकिन अगर सीमेंट वगैरह हमारे पास में पड़ा हुआ है तो सीमेंट विल बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, तो उसकी वैल्यूएशन कैसे करके होगी, एज पर AS2। AS7 इज फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो स्पेसिफिकली वो किसके लिए अप्लाई करता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे से फॉर एग्जांपल हम एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, अब हमारा अगर कोई भी ऐसा वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, व्हाट कैन आई से, मान लो हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं या हम कुछ बना करके प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, हमारा कोई वर्क इन प्रोग्रेस, मान लो हमने किसी के लिए बुक लिखने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और हमने उसकी आधी किताब लिख दी है, हमें किसी को पढ़ाना भी है, इनफैक्ट हमने आधा काम कर दिया, तो दैट इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, बट आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर। इसकी वैल्यूएशन क्या एज पर AS2 होगी, नहीं, इसकी वैल्यूएशन एज पर AS2 नहीं हो सकती है। वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ पार्ट सर्विस, जैसे अगर एक शिपिंग कंपनी फ्यूल एंड स्टोर्स नॉट कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज इन्वेंट्री बट नॉट कॉस्ट फॉर वॉयज इन प्रोग्रेस, यानी जैसे से फॉर एग्जांपल हमने आपको आधा कोर्स पढ़ा दिया, आधा बाकी है साल के अंत में, तो क्या हम उसको इन्वेंट्री में इंक्लूड कर देंगे कि आधा काम हो गया है, नहीं। तो वही चीज यहां पे कहा जाता है। लेकिन अगर ये बताओ मेरे पास में पेन पेंसिल ये सारी चीजें अगर पड़ी हुई हैं तो उसको क्या हम लोग इन्वेंट्री में इंक्लूड कर सकते हैं, हाँ उसको हम लोग इन्वेंट्री में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सबको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक अलग AS है जिसका नाम है AS13। प्रोसीजर प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मिनरल ऑयल, ओर्स, इन सब के लिए भी एक अलग AS है। टू द एक्सटेंट दे आर मेजर्ड एट NRV इन अकॉर्डेंस विद द वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस ऑफ दोस इन इंडस्ट्रीज, ये सब हटाओ। सिंपल सी बात ये समझो कि इनको वैल्यू करने का अपना एक इनका तरीका होता है, ठीक है, एक अपना वैल्यूएशन का तरीका होता है, वो इनके स्पेसिफिक इंडस्ट्री के हिसाब से, जैसे मिनरल्स के लिए, ऑयल वेल्स के लिए, इन सबका अपना वैल्यूएशन का तरीका होता है। दे आर ऑल्सो नॉट वैल्यूड एज पर AS2। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीज है जिनका या तो अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, या तो इनका अपना इंडस्ट्री का तरीका अलग है, या तो सर्विस प्रोवाइडर है, इन सबको AS2 के हिसाब से वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। आइए लिखते हैं, फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्कोप ऑफ AS2। पहला वाला है वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मान लो हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट
पे पैसा ले लेकर के किसी के लिए बिल्डिंग बनाते हैं, या बिल्डिंग बना बना करके उसमें फ्लैट सेल करते हैं, ये वो करते हैं, तो मेरा जो भी पार्ट कंस्ट्रक्शन रहेगा वो सब इंक्लूड नहीं होगा AS7 के अंदर, सॉरी वो सब AS2 में इंक्लूड नहीं होगा, वो सब AS7 में इंक्लूड होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को AS7 के हिसाब से वैल्यू किया जाता है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो भी हम रॉ मटेरियल सीमेंट बालू गिट्टी ला करके रखेंगे वो सब किसके हिसाब से वैल्यू होगा, AS2 के हिसाब से। ठीक है, आइए लिखिए, फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्कोप ऑफ AS2। Following are excluded from scope of AS2. सबसे पहला क्या था, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कहां पे कवर्ड होते हैं, कवर्ड अंडर AS7। रॉ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन is covered under AS2। और क्या, कॉस्ट ऑफ पार्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय service providers is not included। इसको भी इंक्लूड नहीं करते। नंबर 3, शेयर्स डिबेंचर्स and other financial instruments are valued as per, कौन सा AS है इनका, AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। और क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, लाइफ स्टॉक, प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ लाइफ स्टॉक, फिर क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मिनरल ऑयल्स आर वैल्यूड एज पर, ये वैल्यूड लिखा है हमने, वैल्यूड as per their respective industry norms। इनको अपने रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से ही वैल्यू किया जाता है। कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर्स,
कॉस्ट ऑफ पार्ट सर्विस मतलब देखो सर्विसेज तो इन्वेंट्री में नहीं देते हैं, सर्विस को इन्वेंट्री में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमने पार्ट सर्विस किया, जैसे मान लो हमें किताब लिखनी थी, हमने आधी किताब लिखी, हमें तुम्हारे लिए एडवर्टाइजमेंट करना था, हम तुम्हारे लिए शूटिंग कर रहे थे, हमने आधा शूटिंग किया, हमें तुम्हारे लिए एडवर्टाइजमेंट बनाना था, आधा एडवर्टाइजमेंट बनाया, खर्चा तो कुछ ना कुछ लगा होगा, लेकिन उस खर्च को हम लोग इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करते, सर्विस प्रोवाइडर्स को इंक्लूड नहीं करते, सिंपल बात, ठीक है। लेकिन हम जैसे मान लो एक सैलून है और उस सैलून के पास में उसके कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करता होगा ना, उसके अंदर में वो सब पड़ा हुआ है, तो वो इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस प्रोडक्शन या प्रोवाइडिंग सर्विस, तो वो सब इंक्लूड होता है। हो गया क्लियर? एवरीबडी इन द लाइव चैट कम ऑन प्लीज कंफर्म, यहां तक हुआ क्या? ओके चलो अब आगे सीधे समझते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को। सीधे हम लोग सबसे मेन पॉइंट पर आते हैं, विच इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला होता है, क्या तरीका होता है, तुम लोगों ने सीख रखा है ऑलरेडी, तुम लोग जानते हो कैसे करके किस तरीके से वैल्यू करते हैं। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट या नेट रिलायजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट नेट रिलायजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू। कॉस्ट और अब समझ रहे हो, कॉस्ट तो पक्का है, ये सुना होगा तुम लोगों ने कि इन्वेंट्री को कॉस्ट या दो ऑप्शन है, मार्केट वैल्यू या नेट रिलायजेबल वैल्यू। तो यहां पे हम लोग लेते हैं कॉस्ट और एनआरवी। यस, हम लोग लेते हैं एनआरवी यानी नेट रिलायजेबल वैल्यू। अब मेरे को ये बताओ मार्केट वैल्यू और नेट रिलायजेबल वैल्यू में क्या फर्क है? जो मार्केट वैल्यू उतना ही ना मिलेगा हमको, तो एनआरवी और मार्केट वैल्यू में क्या फर्क है? तो जो मार्केट में चल रहा है उसी दाम पे सेल करेंगे, उतना ही मिलेगा। एनआरवी के अंदर में एक्चुअल में यह है कि हाँ जो मार्केट में दाम चल रहा है जरूरी नहीं कि हमको मिल ही जाए, ठीक है, हो सकता है कि वो हमारे लिए सूटेबल ना हो या हम उस प्राइस को रियलाइज ना कर पाए, हमारे रीच के बाहर हो या हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन हो, जो भी काम, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल इन जनरल तो सबका प्रोडक्ट बिक जाता है मार्केट में, लेकिन मेरे प्रोडक्ट की वारंटी अभी एक्सपायर कर गई है, तो हो सकता है वो थोड़ा कम दाम पे बिके, जो भी है, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी रीजन ले सकते हैं। मार्केट वैल्यू और एनआरवी थोड़े से डिफर कर सकते हैं, और सबसे मेजर डिफरेंस जो आपको यहां पे सीखना है वो ध्यान से सुनो। मार्केट वैल्यू और एनआरवी के बीच में क्या डिफरेंस? एनआरवी के अंदर में सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बताओ? सेलिंग एक्सपेंसेस। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को 20 रुपए का बेचते हैं, लेकिन 20 रुपए का बेचने के लिए हमें इसे पैकिंग करना पड़ेगा, इसको OLX पर डालना पड़ेगा और इन सब चीजों में हमारा 3 रुपए का खर्चा पड़ेगा, तो हमारा एनआरवी कितना है? 17 रुपए। तो एनआरवी इज सेलिंग प्राइस या मार्केट वैल्यू, और उसमें से क्या माइनस कर दो? सेलिंग के खर्चे, सेल करने के लिए लगने वाले खर्चे, तो हमें मिल जाता है एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इज दिस क्लियर? समझ में आया है बात? तो देखिए कैसे करके वैल्यू होता है। अब सुनो मेरी बात, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का तरीका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स के लिए अलग अलग होता है। वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स के लिए तो एक जैसा होता है, लेकिन रॉ मटेरियल के लिए अलग होता है। रॉ मटेरियल के अंदर में हम लोग कहते हैं कि वी विल सी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बोलो कौन सा कॉस्ट? अब ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है? अगर वैसा ही हमको नया लेकर के आना पड़े, वैसी इन्वेंट्री हमको नई लेकर के आनी पड़े, तो फिर उसमें कितना खर्चा पड़ेगा? दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आज के समय में उसका क्या खर्चा पड़ जाएगा? दैट इज माई रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट या कॉस्ट ये हम लोग देखते हैं रॉ मटेरियल के अंदर में, और एनआरवी हम लोग देखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स के अंदर में। अब देखो एनआरवी ना एक अगेन बहुत ही मजेदार सा टर्म है। इस एनआरवी टर्म को सिखा रहे हैं, इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
मान लो हमारे पास में ये एक शो पीस है, ठीक है। ये शो पीस लेकिन ऐसे बाजार में नहीं बिकेगा। इस शो पीस को बेचने के लिए हमें इसको बढ़िया से पैकिंग वैकिंग करनी पड़ेगी, या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, बस थोड़ा गंदा है। ये ऐसे भी नहीं बिकता। चलो ये हमारे पास में एक पेन है। इस पेन को हम ऐसे बाजार में जाएंगे बेचने के लिए, बढ़िया से बिकेगा नहीं, ठीक है। ये मेरे लिए अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। अब हम क्या करते हैं, इस पेन को डब्बे के अंदर में भरते हैं। डब्बा खुल जा, नालायक डब्बा, अरे शैतान डब्बा। खुल गया डब्बा। इसको हम डब्बे के अंदर में भरते हैं और अब ऐसे करके जब इसको रख करके बेचते हैं तब जाकर के ये बिकता है। तुमको मालूम है? हाँ, हम नहीं कर रहे। अब ये पेन जो बिकती थी, ये बिकती थी 12 रुपए की, ठीक है। खैर ये जितने की बिक रही है हमको उससे क्या लेना देना है। इस पेन का हमको खर्चा पड़ा था 10 रुपया। अभी इसको 10 का 12 में हमको बेचने का कोई मन नहीं था, हम तो इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेचेंगे। तो खैर वर्क इन प्रोग्रेस कितने में बिक रहा है इससे मतलब नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि इस 10 की पेन को हम क्या करेंगे, अभी पैक करेंगे, और इसको पैक करने के अंदर में जो खर्चा हमारा लगेगा वो 5 रुपए का और लगेगा, और फिर ये करके हम इसको बेचेंगे 20 रुपया का। कितने रुपए का? 20 रुपए का। तो अभी बताओ कितने का खर्चा लग चुका है? 10, और इसको पैक करने में कितने का खर्चा लगेगा? 5। उसके बाद कितना पैसा मिलेगा? 20, ठीक है। मेरा सवाल आपसे यह है कि इसकी एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? हम और थोड़ा सा सवाल को पलटते हैं ताकि और आपको एक क्लैरिटी हल्की सी बिल्डअप हो। मान लो पेन है 10 रुपए का, पैकिंग का खर्चा है 6 रुपए का, ठीक है। टोटल खर्चा कितना बन जा रहा है? 16, और इसको हम बेचेंगे 20 रुपए में। कितने रुपए में बेचेंगे? 20 रुपए में बेचेंगे। अब बताओ कि इसकी एनआरवी कितनी बन रही है? एनीबडी इन द लाइव चैट वुड लाइक टू आंसर? फिर से सवाल बोले। 10 रुपए की पेन खरीदी है, 6 रुपए की करेंगे पैकिंग, और उठा के कितने में बेच देंगे? 20 रुपए में। इसकी एनआरवी, हमारे वर्क इन प्रोग्रेस की एनआरवी कितनी है? करेक्ट, अक्षिता, आंचल, गजाला, करेक्ट आंसर। आंचल आई थिंक आपने लिखने में मिस्टेक किया। द करेक्ट आंसर इज 14। कैसे करके? व्हाट इज एनआरवी? इट इज मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट। हमको इस वर्क इन प्रोग्रेस को बेचने के लिए कितना एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ रहा है? 6 रुपए। इस वर्क इन प्रोग्रेस को बेचने के लिए कितना एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा? 6 रुपए। तो अगर इस वर्क इन प्रोग्रेस को बेचने के लिए हमको 6 रुपए लगाना पड़ रहा है तो ये 6 रुपए होगा मेरे सेलिंग कॉस्ट या कन्वर्जन कॉस्ट। और फिर उसके बाद इसको कितने में बेच रहे हैं? 20 रुपए में। यानी नेट इससे हमको कितना मिल रहा है? 14 रुपए, 14 रुपीज। एंड दिस इज माई एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। समझे कि नहीं समझे? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? वंस अगेन, 10 रुपए का कॉस्ट इनकर हो चुका है, 6 रुपया और इनकर करेंगे, लेकिन 6 रुपए और इनकर करने के बाद कितने में बिक जाएगा? 20 रुपए में। तो वो 10 रुपए का जो कॉस्टिंग था वो असल में कितने रुपए का फायदा करके जाएगा हमको? 6 रुपए और लगाएंगे तो 10 रुपए और मिलेगा, यानी 4 रुपए का फायदा करके जा रहा है ना। तो उसका नेट हमको कितना रियलाइजेबल वैल्यू मिलेगा? 14 रुपए। एनआरवी इज 14। इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इट इज मार्केट वैल्यू माइनस ऑल दी सेलिंग एक्सपेंसेस या कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब समझे? जब हम वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो खर्चा लगता है उसे क्या कहते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। इज दिस क्लियर?
अभी हम लोग उसको और एग्जांपल्स के थ्रू लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि बस एक एग्जांपल बताया और वो खत्म हो गया। ये हम लोग को बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स के थ्रू सीखना है, बस हम आपको भी कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे। ठीक है, लिखो। अच्छा देखो, एक मिनट, ये चार्ट देखो, CHART, CHAAT वाला नहीं, रॉ मटेरियल, इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट, अदरवाइज एट रिप्लेसमेंट। अच्छा, व्हेन इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट, रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट इफ फिनिश्ड गुड्स आर सोल्ड एट या अबव कॉस्ट। अगर फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट पे या कॉस्ट के ऊपर बिक जाएंगे तो हम लोग कहते हैं कि हमको रॉ मटेरियल नुकसान करके नहीं जाएगा। तो रॉ मटेरियल जो लाए हैं उसको जनरली किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट पे। लेकिन अगर मेरे फिनिश्ड गुड्स नुकसान पे बिकेंगे, बिलो कॉस्ट बिकेंगे, तो हम कहेंगे कि भैया रॉ मटेरियल का तब तो हमारे लिए कोई यूज एज सच नहीं है। रॉ मटेरियल एक तरीके से हमारे लिए यूजफुल नहीं है। उस केस में हम लोग उसको किस पे वैल्यू करेंगे? एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। उसकी आज के हिसाब से क्या वैल्यू है उसके ऊपर हम लोग उसको वैल्यू करेंगे। इट विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो वंस अगेन रॉ मटेरियल की वैल्यू किस पे करनी है? वो डिपेंड करता है कि फिनिश्ड गुड्स हमारा प्रॉफिट पे बिकेगा या लॉस पे। फिर फिनिश्ड गुड्स इन वर्क इन प्रोग्रेस जो भी रहेगा, इट विल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग, कॉस्ट या एनआरवी। और व्हाट इज एनआरवी, व्हाट इज कॉस्ट, अभी हम लोग सीखेंगे। आइए लिखते हैं, हेडिंग देंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब, जैसे मान लो आज हमारे पास में 4 कैलकुलेटर्स पड़े हुए हैं। अगर नए कैलकुलेटर खरीदने जाएंगे तो आज के समय में इसका क्या दाम पड़ेगा? दैट इज माय रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, लिखिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल के लिए अलग वैल्यूएशन प्रिंसिपल है और वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स के लिए अलग है। रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन किस पे डिपेंड करती है? इफ फिनिश्ड गुड्स आर सोल्ड एट या अबव कॉस्ट, तो फिर हम रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू करेंगे? एट कॉस्ट। अदरवाइज किस पे? एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कॉस्ट और एनआर दोनों में से जो भी हो लोअर। यहां पे लिखिएगा कॉस्ट इंक्लूड्स
रॉ मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट, लाइक फैक्ट्री कॉस्ट, ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, wages, other cost, cost of carriage inwards, non refundable taxes, NRV is equal to market value minus selling expenses minus any incremental conversion cost to be incurred. अगर कोई भी कन्वर्जन कॉस्ट इनकर करना है तो any incremental conversion cost to be incurred. ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। ध्यान सुनिए, ये था आपका वैल्यूएशन का टेक्निक। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एवरीबडी कम ऑन प्लीज फोकस। कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश्ड यूनिट एट द एंड ऑफ 2021-22 इज कितना? ₹150। पार्टली फिनिश्ड यूनिट का मतलब बताओ ये क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। सेमी फिनिश्ड वगैरह वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है S2 में, तो हम लोग भी वही इस्तेमाल करें जैसा दिया गया है, वर्क इन प्रोग्रेस। द यूनिट कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 100। बताओ इसको क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। हमको भी इतना एक्स्ट्रा खर्चा इनकर करना है, वही पैकिंग का जैसा हम बता रहे थे खर्चा हमको भी इनकर करना है। फिनिश्ड यूनिट कितने पे बिकेगा? 250। बताओ इसका एनआरवी कितना नजर आ रहा है? अच्छा अभी एनआरवी नहीं, अभी तो इसमें सेलिंग का और भी खर्चा दिया हुआ है कि 4% ब्रोकरेज लगेगा सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो बताओ 250 रुपया क्या हो गया मार्केट वैल्यू, इसमें कितना सेलिंग एक्सपेंस लगेगा? 4%। 250 का 4% कितना होता है? 250 का 4% होता है 10 रुपए। 250 का 4% होता है 10 रुपए। तो कितना बचेगा? 240। और उसको कन्वर्ट करने में और कितना लगेगा? 100। तो कितना बचेगा? 140। तो उसकी एनआरवी कितनी हो गई? 140। 140 रुपए इसकी एनआरवी 140 रुपए, जबकि इसका कॉस्ट कितना है? 150 रुपए। तो हम 140 पे वैल्यू करें या 150 पे वैल्यू करें? 140।
जो पार्टली फिनिश्ड यूनिट है कैन नॉट बी सोल्ड इन द सेमी फिनिश्ड फॉर्म। हम मान के चलते हैं कि उसको हम पार्टली फिनिश्ड गुड्स को WIP के फॉर्म में बेच नहीं सकते हैं, नहीं तो उसको 140 में क्यों बेचने जाते हैं? अगर हम उसको कहीं बाजार में अगर 150 का 150 में भी निकल पाते तो निकाल देते हैं ना, लेकिन उसको हम मान के चल रहे हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस कहीं पे भी बिकेगा नहीं। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी डिटरमाइंड एज बिलो। आइए हम लोग इसको अपने तरीके से लिखते हैं। लिखिए एक एग्जाम्पल। कम ऑन एवरीबॉडी, प्लीज राइट इट डाउन। एग्जाम्पल, cost of WIP is equal to rupees 150 cost of converting into finished goods is equal to rupees 100, selling expense is equal to 4% का क्या? ब्रोकरेज। सेलिंग प्राइस ऑफ finished goods is equal to rupees 250. Find NRV of वर्क इन प्रोग्रेस। तो एनआरवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस कन्वर्जन कॉस्ट। तो इट विल बी 250 माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस 250 का 4% माइनस कन्वर्जन कॉस्ट है 100 रुपए। तो 250 माइनस 10 माइनस 100 इज इक्वल टू 140। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, एज पर AS2 as per AS2 valuation of inventory WIP is valued at, बताओ क्या? कॉस्ट और NRV whichever is lower. Cost of WIP is 150. NRV is equal to rupees 140. Therefore, value of inventory will be कितना? Lower is equal to rupees 140. खत्म बात। ये आपके आंसर करने का तरीका हुआ। दिस इज योर सॉल्यूशन। क्लियर है या ये नहीं है? अच्छा, वैसे ही करके रॉ मटेरियल का भी सीखें, रॉ मटेरियल का भी सीखा जाए। रॉ मटेरियल के लिए भी सीखा जाए। एवरीबडी इन द लाइव चैट प्लीज कंफर्म, यहां तक लिख लिया क्या? अब एक एग्जांपल, फॉलोइंग आर टू रॉ मटेरियल्स A and B for producing goods X and Y. A, B.
क्लोजिंग स्टॉक इन kg 1800. Cost of raw material 5. Conversion cost per kg into finished goods. Say for example 4 and 6. Value of finished goods per kg is 8 and 20. Replacement cost is 4 and 9. अब सुनो मेरी बात, बड़ी सिंपल सी एक सवाल है, फटाफट सुनिएगा इसको। देखो इस सवाल में कुछ खास नहीं है, बताओ कॉस्ट कितना है 5। देख के लगेगा अरे लंबा सवाल है, बताओ कॉस्ट कितना है 5, कन्वर्जन पे कितना लगेगा 4, टोटल कितना बन जाएगा 9, बिकेगा कितना 8 का, फायदा होगा या नुकसान, नुकसान। तो हमें किसको किस पे वैल्यू करना चाहिए 4 रुपए पे, ठीक। तो बताओ टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 1000 कितना 4000। अच्छा दूसरे पे आओ, कॉस्ट कितना है और कितना लगेगा 6, 16, बिकेगा कितने पे 20, फायदा होगा कि नुकसान, फायदा। तो इसको किस पे वैल्यू करना चाहिए, बस इंटू कितना 800, खत्म बात। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 8000, इसका वैल्यू कितना हो गया 4000। एज सिंपल एज दैट। सिंपल है कि नहीं ये टॉपिक, सिंपल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे AS2 को इनफैक्ट कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक एवरीबडी इन द लाइव चार्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब हम लोग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टाटा बाय बाय।